हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट कवर किया था। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैलेंस शीट को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रहती है। देखो, बैलेंस शीट में तीन तरह की इंफॉर्मेशन दी रहती है। एक होता है एसेट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कैश या इन्वेंटरी वगैरह। दूसरा होता है लायबिलिटीज़, मतलब लोन वगैरह या फिर किसी की उधारी चुकाना है, ये सब इसमें आता है। और थर्ड होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा कंपनी में डाला है या फिर कंपनी में शेयर होल्डर का हिस्सा कितना है, ये सब इसमें आएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि शेयर होल्डर इक्विटी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम कभी इसे ओनर्स इक्विटी बोलते हैं या फिर बस इक्विटी, या फिर कभी हम इसे नेट वर्थ बोलते हैं, और किसी किसी बुक्स में तो इसे बुक वैल्यू का भी नाम दिया है। इसलिए इसे ध्यान रखना, एग्जाम में इसे किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के तीनों कंपोनेंट्स की आइडिया आपको आ गई। अब हमें यह जानना होगा कि बैलेंस शीट को हम बैलेंस क्यों बोलते हैं, इस नाम का मतलब क्या है। सो देखो, बैलेंस शीट कभी भी दो हिस्से में बटी रहती है। एक साइड में होता है एसेट और दूसरे साइड में रहता है इक्विटी और लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट का ये थंब रूल है कि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब एसेट की वैल्यू इक्विटी और लायबिलिटीज की वैल्यू जितनी होनी चाहिए। अब जब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए हम इसे बैलेंस कहते हैं। और ये हमेशा याद रखो कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, समझ गए इसे बैलेंस शीट का नाम क्यों दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, बैलेंस शीट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और दूसरा है वर्टिकल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट तो आपको नाम से ही समझ रहा होगा। यहाँ दो सेक्शन आजू बाजू में रहते हैं, जहाँ लेफ्ट साइड में रहता है एसेट्स और राइट साइड में रहता है इक्विटी और लायबिलिटीज। ओके। सिमिलरली वर्टिकल बैलेंस शीट से आपको समझ रहा होगा, यहाँ दोनों सेक्शन एक के ऊपर एक रहते हैं, जहाँ ऊपर एसेट्स होता है और नीचे इक्विटी और लायबिलिटीज दिखाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो कि इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, और मैक्सिमम कंपनीज अपना बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाती है, इसलिए हम भी इसका ही यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बैलेंस शीट के हर कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, या फिर इन शॉर्ट जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है या हो सकता है। ओके। तो यहाँ एसेट्स दो टाइप के होते हैं। एक है करंट एसेट्स, मतलब ये ऐसे एसेट्स है कि जिन्हें कंपनी एक साल के अंदर एक तो यूज़ करेगी या फिर कैश में बदल देगी। अब इसके अंदर क्या क्या एसेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कि बैंक की एफडी वगैरह। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह। इसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, मतलब उसे हम मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स गोडाउन में पड़े हैं और उन्हें हम एक साल के अंदर बेच देंगे। ओके। और लास्ट में आता है अकाउंट रिसीवेबल। नाम से आपको समझ रहा होगा, यहाँ रिसीव मतलब मिलना। तो यहाँ कुछ लोगों ने हमसे उधारी से चीज़ें लेके गए हैं और उनसे हमें पैसे मिलना बाकी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि उनसे हमें एक साल के अंदर पैसे मिल जाएंगे, इसलिए इसे हम करंट एसेट्स में रख रहे हैं। सो आप समझ गए सब करंट एसेट्स। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें हम एक साल से ज़्यादा समय के लिए यूज़ करने वाले हैं। इन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं या फिर फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या एसेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ आता है लैंड, बिल्डिंग, फिर फैक्ट्रीज, उसके अंदर के इक्विपमेंट, और लास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम एक साल से ज़्यादा समय तक रखने वाले हैं। तो समझ गए नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लायबिलिटी। ये भी आपको मैंने बताया था
कि यहाँ हम लोन इंक्लूड करते हैं या हमारे ऊपर किसी का कर्जा है वो भी इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ भी लाइबिलिटी के दो टाइप है। एक है करंट लाइबिलिटीज, इसमें ऐसे लाइबिलिटीज आते हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर चुका देंगे। तो पहला इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स जो हम 1 साल के अंदर भर देंगे। और दूसरा आता है अकाउंट्स पेएबल। नाम से आपको इसका मीनिंग समझ रहा होगा। यहाँ पेएबल मतलब पैसे देना, यानी कि जो उधारी हमने लोगों से ली है वो हम 1 साल के अंदर वापस दे देंगे। ओके। और लाइबिलिटी का दूसरा टाइप है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये ऐसी लाइबिलिटी रहती है जिन्हें हम 1 साल के बाद भी पे करते रहेंगे। इन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। और इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन्स जो हम 1 साल के बाद भी चुकाते रहेंगे। सो आपको लाइबिलिटी के दोनों टाइप समझ आ गए। अब हमारा बाकी है इक्विटी। लेकिन फ्रेंड्स, इक्विटी को समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। वो है वर्किंग कैपिटल, मतलब ऐसे पैसे की बात हो रही है जिससे हम काम कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जिससे हमें 1 साल में पैसे आते हैं, और करंट लाइबिलिटीज मतलब ऐसे लाइबिलिटी जिससे हमारे पास से 1 साल में पैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 साल के पैसे आने और जाने का डिफरेंस का यूज़ करके ही तो हम 1 साल कंपनी चला रहे हैं या फिर कंपनी का काम हो रहा है, राइट? तो इसलिए इसी पैसों को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। समझ गए आप कंसेप्ट? अब हम चलते हैं इक्विटी के तरफ। अब फ्रेंड्स, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का पैसा। सो सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी के लिए कितना पैसा दिया है वो इसमें आएगा। और नेक्स्ट इसमें आता है रिटेन अर्निंग्स। अब फ्रेंड्स, रिटेन अर्निंग क्या होता है और हम इसे इक्विटी में क्यों रखते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, आपको तो मैंने बता ही दिया था कि हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब ये पूरा नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि शेयर होल्डर को क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ही तो कंपनी के ओनर हैं, राइट? लेकिन हम उन्हें पूरा अमाउंट नहीं देते। हम उन्हें प्रॉफिट से कुछ अमाउंट डिविडेंड के थ्रू देते हैं और बचा हुआ अमाउंट हम रिटेन अर्निंग्स में डालते हैं। अब रिटेन अर्निंग्स में क्यों रखते हैं? उसका रीज़न ये है कि इसी रिटेन अर्निंग का पैसा हम कंपनी ने लिए हुए लोन रिपे करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम उस कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे हम रिटेन अर्निंग बाकी कामों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैसा है तो शेयर होल्डर्स का ही ना। तो इसीलिए हम इसे इक्विटी में रखते हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट? सो फ्रेंड्स, हमने अब तक बैलेंस शीट के तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ लिए। अब आइए हम हमारे एबीसी लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ मैंने एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के दोनों सेक्शन को वर्टिकल फॉर्मेट में रखा है। तो चलिए सबसे पहले एसेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले लेते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट्स जो है 50 करोड़। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स है 10 करोड़, मशीनरी है 5 करोड़ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं 35 करोड़ के। इन सबको मिला के हमारा नॉन करंट एसेट्स आता है 50 करोड़। नेक्स्ट है करंट एसेट्स जो है 30 करोड़। इसमें है इन्वेंटरी 8 करोड़ का। उसके बाद इसमें आता है अकाउंट रिसीवेबल्स 5 करोड़ का। फिर कंपनी ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज ली है 10 करोड़ के। और लास्ट में उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे कि एफडी में पड़े हैं 7 करोड़। तो इन सबको मिला के करंट एसेट्स आता है 30 करोड़। अब हम दोनों करंट और नॉन करंट एसेट्स को मिला के बनाते हैं टोटल एसेट्स, दैट इज 80 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इक्विटी और लायबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसमें बस लॉन्ग टर्म लोन्स रहेगा, दैट इज 20 करोड़ का। नेक्स्ट देखते हैं करंट लायबिलिटीज़ जो है 20 करोड़ का, जिसमें हमने लिया है अकाउंट्स पेबल ऑफ 20 करोड़। अब यहाँ कंपनी ने कोई भी शॉर्ट टर्म लोन लिया नहीं है। नेक्स्ट आता है इक्विटी जो है 40 करोड़, जिसमें सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स है 19 लाख्स और वो शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ के इशू प्राइस में खरीदी है, तो इक्विटी कैपिटल आएगा 19 करोड़।
उसके बाद हमने अर्निंग्स रिटर्न किया है 15 करोड़ और उसी के साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है 6 करोड़। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड को मिला के आता है 21 करोड़। और अगर आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट से हमारा नेट प्रॉफिट आया था 21 करोड़, तो इसी 21 करोड़ का हमने 6 करोड़ का डिविडेंड दिया है और 15 करोड़ रिटर्न किया है। समझ गए? सो अब टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज आती है 80 करोड़, जो कि हमारा टोटल एसेट से इक्वल है। मतलब हमारा बैलेंस शीट बैलेंस्ड हो गया है। अब इसी में हमारे इंफॉर्मेशन के लिए और एक लाइन ऐड कर लेते हैं, जो है वर्किंग कैपिटल। मैंने बताया था कि ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। मतलब वो आएगा 30 करोड़ माइनस 20 करोड़, दैट इज 10 करोड़। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एबीसी कंपनी का बैलेंस शीट बना दिया है और इसके साथ हमने बैलेंस शीट के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। सो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम फाइनेंशियल रेशियो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।